और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की यात्रा कई मायनों में खास है। रक्षा, सुरक्षा, निवेश, ऊर्जा समेत तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है, तो आपसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिहाज से आ रही दिक्कतों को भी दूर करने के बेहतरीन मौके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस बीच ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज ने मुलाकात की। भारत और अमेरिका के संबंध रणनीतिक हैं। ऐसे में साझा हित के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम है। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की तैयारी शुरू हो गई है, तो वहीं यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए लॉबिंग करनी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन कॉल से यूक्रेन रूस जंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की पुष्टि से यूक्रेन के सहयोगी देशों में हड़कंप मच गया है। दरअसल बुधवार को ट्रंप ने बताया था कि पुतिन के साथ हुई बातचीत में युद्ध विराम के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति बन गई है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की ब्रसेल्स में बैठक चल रही थी। पहले से यूक्रेन पर ट्रंप की नीतियों को लेकर आशंकित यूरोपीय देशों ने इसके लिए ट्रंप को दो टूक संदेश दे दिया है। ब्रिटेन ने तो साफ कह दिया है कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। वहीं नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि नाटो का लक्ष्य है लड़ाई और बातचीत की स्थिति में यूक्रेन को बेहतरीन पोजीशन में रखना है। उन्होंने कहा कि नाटो चाहता है कि किसी भी बातचीत का नतीजा स्थायी और मजबूत हो, ताकि पुतिन फिर कभी यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश न करें। बैठक में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने नाटो का आभार जताते हुए कहा कि अमेरिका समेत रक्षा गठबंधन के तमाम सदस्य यूक्रेन की इस लड़ाई में साथ खड़े हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी बुधवार को बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति वार्ता के मुद्दे पर उनसे बात की थी। ट्रंप के इस रुख से यूक्रेन के लोगों में काफी निराशा दिखाई दे रही है। इस पूरी घटना को यूक्रेनी सैनिकों के साथ धोखा बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को सबसे अधिक सहायता देने वाला देश है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ट्रंप हैं जो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए देशों को एक साथ ला सकते हैं। एक दिन पहले उन्होंने यूक्रेन की 2014 की सीमाओं में वापसी को असंभव बताते हुए कहा था कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिया जाना अव्यवहारिक है। वहीं रूस ने ट्रंप के कदम का स्वागत जरूर किया, लेकिन साथ ही तंज का बाढ़ भी चलाया है कि उन्हें सच्चाई समझ में आ गई है कि यूक्रेन कभी युद्ध नहीं जीत सकता है। जबकि ईयू का कहना है कि अगर यूक्रेन संभावित समझौते का विरोध करता है तो उसे समर्थन दिया जाएगा। ईयू ने यूक्रेन पर अमेरिकी नीति को बातचीत शुरू होने से पहले रूस की मांगों के आगे झुकना बताया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल हम आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि कल जिस तरह से बातचीत हुई है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बातचीत हुई, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके बाद अब जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो यूरोप की तरफ से बयान हो, नाटो के बयान हो, दूसरे देशों के बयान हो, इस सब के बीच क्रेमलिन का कहना है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को जो कल से हुआ है? चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ा जो वेक्टर इस पूरे घटनाक्रम में है, जब देशों की बात करें तो वो अमेरिका का वेक्टर है। और अमेरिका का वेक्टर आगे उसका पहिया घूम गया है। वो अब अमेरिकन जो है वो चाह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का एक तरह से सॉल्यूशन अब निकाला जाए। अब ये जो आगे की जो घटनाक्रम होगा वो इसी दिशा में जाएगा। अब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, वो एक उसमें बातचीत आज हुई है, उसके बाद मुलाकात होने के भी चांसेस हैं थर्ड कंट्री में, सऊदी अरेबिया की बात हो रही है। तो अब इसमें एक तरह से यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है
अमेरिका के बिना, हालांकि नेटो जो है वो टूथलेस है, लेकिन नेटो और यूरोपियन यूनियन में एक तरह से खलबली इसलिए मची है क्यों, एक तरह से एक मानसिकता थी कि ये शायद ये यूक्रेन जीत सकता है, रूस से ये जीत सकता है। रूस का पहले से मानना था कि ये असंभव है, ऐसे हो नहीं पाएगा। तो एक तरह से एक रियलिटी चेक आया है चंद्रशेखर जी, और इसको रियलिटीज को जिसने भांपा है वो है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसलिए जो पॉलिसी थी यूक्रेन की तरफ वो एकदम अमेरिका की तरफ से बदली है। तो युद्ध की तरफ बढ़ाव जा रहा था और युद्ध तीव्र हो रहा था, उसकी डिसलरेशन के ऊपर बात हो रही है और डिप्लोमेसी की बात हो रही है। एक तरह से एक रप्चर है, एक नया से घटनाक्रम शुरू हुआ है इस जो टेलीफोन कॉल हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की। अब इसका मोमेंटम आगे कहाँ जाएगा ये हमें देखना है, क्योंकि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि वेस्टर्न कैंप डिवाइडेड है इसके अंदर। और वेस्टर्न कैंप को कैसे जोड़ेंगे अमेरिका, क्या होगा, कौन झुकेगा वेस्टर्न कैंप में? मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन झुकेगी, लेकिन वो अभी बात की बात है। और पुतिन और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पुतिन की मिनिमम डील के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी वो हमें भी नहीं पता। तो अभी लेकिन बातचीत का दौर शुरू होने की संभावना पहली बार लग रही है। 2022 से युद्ध चल रहा है, लेकिन अब जो है एक तरह से एक नए पड़ाव पे हम आए हैं। अतुल जी, चलिए ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है और युद्ध को रोकने की कोशिशें अब शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जिस तरह से ये बातचीत हुई है और जो एक शक जताया है यूरोपीय यूनियन की हम बात करें या पश्चिमी देशों की हम बात करें अमेरिका को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई है और ये लोग अब मिलने का प्लान भी बना रहे हैं, उसके लिए काम आगे चल रहा है, तो कहीं जो यूक्रेन का पक्ष है वो कमज़ोर ना पड़ जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, एक तरह से जो यूक्रेन का पक्ष है वो कमजोर पड़ चुका है। अमेरिका इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला सबसे पावरफुल देश है। अगर अमेरिका न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है तो उससे उसका इम्प्लीकेशन यही है कि यूक्रेन की तरफ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, अब वहां से वो सपोर्ट काफी कम हुई है। तो एक तरह से पलड़ा तो कमजोर पड़ा है यूक्रेन का। दूसरी बात चंद्रशेखर जी ये है कि वेस्टर्न कैंप में एक तरह से बहुत बड़ी दरार आई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन और कि एक तरह से वो चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल कंट्री से बातचीत हो, ये कि एक ग्रुपिंग की से इतना वो प्रभावित नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस, नेटो, इन सब के ऊपर एक नई विचारधारा से डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। तो एक तरह से जो यूरोपियंस हैं इस वक्त काफ़ी एक तरह से बहुत ही वहाँ पर टेंशन बढ़ गई है कि आगे उनका क्या होगा। टैरिफ्स लगाने वाले हैं ट्रंप यूरोपियन यूनियन के ऊपर, उसकी भी बात हो रही है। तो एक तरह से जो वेस्टर्न कैंप है उसमें अमेरिका अपनी दिशा की तरफ जा रहा है और यूरोपियन यूनियन को जो करना है वो उनके ऊपर है कि अपने आप को सक्सेसफुल वो कैसे बनाए। तो एक ये बहुत बड़ी दरार है। ये एक्चुअली चंद्रशेखर जी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वेस्टर्न कैंप में इतनी बड़ी दरार है। ये तो एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त कि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अमेरिका अपने रास्ते जाएगा और यूरोप अपने रास्ते जाने के लिए, मतलब उसका एक रास्ता, एक दरवाजा खुला है। और यूक्रेन में वो सबसे ज्यादा सामने आएगा कि कितनी बड़ी ये दरार है। तो अतुल जी, कहीं ना कहीं जो ये वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर ये दरार की जो आप बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो रूस की एक तरह की जीत होगी। ये रूस को बिल्कुल इसका फायदा जरूर होगा चंद्रशेखर जी, क्योंकि ये जो बैलेंस ऑफ पावर में जो है, और अगर यूक्रेन के ऊपर समझौता होता है, रूस की मिनिमम कंडीशंस अगर मानी जाती है, हमको उस पर देखना है कि रूस की कंडीशंस जो हैं, एक तो है कि वहाँ पर नेटो का मेंबर ना बने यूक्रेन, दूसरा वहाँ पर जो डीनाज़िफिकेशन, नाज़ी ग्रुप्स जो है, नियो नाज़ी ग्रुप्स वो ना रहें, और एक तरह से जो सैन्य सामान है यूक्रेन का उसको भी मिनिमाइज कर सकें, मिसाइल ऑफेंसिव वेपन्स वगैरह वो ना रहे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तब हम कह सकते हैं कि ये एक बिल्कुल जीत होगी रूस की। लेकिन जो यूक्रेन की जो शर्तें हैं, जिस तरह से यूक्रेन कहते रहा है कि क्राइमिया पे जब क्राइमिया को अपने कब्जे में लिया था रूस ने, उससे पहले के वक्त में जाना चाहिए, तो ये क्या संभव है क्या?
मुझे नहीं लगता ये है, क्योंकि रूस का कहना है कि जो 2014 में तख्ता पलट हुआ था यूक्रेन में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया गया था अमेरिकन डीप स्टेट ने, और साथ में उसमें यूरोपियन यूनियन भी जुड़े थे। उसके बाद मिन्स्क अकॉर्ड हुए, मिन्स्क अकॉर्ड से जो है वो पीछे हटे पश्चिमी देश। तो मुझे लगता है कि रूस की भी एक आर्ग्यूमेंट है कि जो जस्टिफाई कर रही है, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट जरूर है रूस की। तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि रूस का पलड़ा भारी है यूरोपियन यूनियन के और यूक्रेन के प्रति। ठीक है अतुल जी, अंतिम सवाल संक्षेप में बताइएगा। जो हमारे दर्शकों के दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि चलिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, बातचीत शुरू हो रही है, कितना वक्त लग सकता है इसमें? देखिए चंद्रशेखर जी, कहना मुश्किल है, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह से मानसिकता अगर देखें तो वो बहुत ही स्पीड और अर्जेंसी से काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये फास्ट ट्रैक पे किया जाएगा, अमेरिका की तरफ से बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे चलेगा ये, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मामला सुलझाया जाए। दैट इज, अमेरिका चाहता है कि मामला सुलझाया जाए और रूस और अमेरिका के रिलेशनशिप कुछ नॉर्मलाइज हो। उससे क्या होगा, अगर हम पूरे विश्व की स्थिति में देखें तो आपका प्रेशर जो है चीन के ऊपर ज्यादा पड़ सकता है। अगर चीन और रूस के बीच में यूक्रेन की अगर सुलझने के बाद आपसी संबंध में थोड़ी नरमी आए या ये कमजोर पड़े तो उसमें अमेरिका का फायदा। सवाल ये आता है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं चिंता है क्या कि रूस और चीन के बीच में संबंध काफी मजबूत हो चुके हैं और ये और मजबूत हो सकते हैं? बिल्कुल ये चिंता रही है, और जितने भी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स रहे हैं, चाहे हेनरी किसिंजर हो, ब्रेजिंस्की हो, उनका सबसे बड़ा डर था कि यूरेशिया की दो जो मेन पावर्स हैं चीन और रूस, ये एक साथ ना मिल जाए, क्योंकि अगर ये एक साथ मिलती है तो उसका जो है बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाता है दुनिया का। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है।